गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपन पढ़ रहे हैं जापान का संविधान। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? जापान का संविधान। जापान के संविधान में आपने क्या पढ़ी है? जापान कैबिनेट की विशेषताएं, है ना, कि जापान में प्रधानमंत्री की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जापान में प्रधानमंत्री, यानी जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, कार्य स्थिति क्या है, मतलब शक्तियाँ क्या क्या है उनके पास, और ये चीज़ जो है वो अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से की जाती है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट को व्यक्तिगत इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना संभव नहीं बताया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे सम्राट की इच्छा नहीं है कि सम्राट अपने मतलब चहेती व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, दोनों सदनों का, दोनों सदन में डाइट के दोनों सदन का व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए दो योग्यताएं बताई गई हैं। पहली है उसे डाइट का सदस्य होना जरूरी है, और दूसरा है उसे असैनिक होना है, चाहे वो किसी पद पे कार्य नहीं कर रहा हो, उसे असैनिक होना बताया गया है। इस शक्तियाँ क्या क्या बताई कि मेजी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति क्या थी, सुदृढ़ नहीं थी। आपने जो पढ़ा है पीछे, कि पहले जो पढ़ा था कि संविधान के अंदर जो भी कार्य शक्ति, जो भी शक्तियाँ थी वो किस में नहीं थी, सम्राट में। लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत उसकी स्थिति सुदृढ़ की गई। जो कौन कौन से किसकी की गई, प्रधानमंत्री की। पहले क्या था कि सम्राट के द्वारा ही जो भी शक्तियाँ थी वो सारी सम्राट में ही निहित थी, लेकिन वर्तमान समय में उनकी स्थितियां, यानी प्रधानमंत्री की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया गया। संविधान ने समस्त कार्यकारिणी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है। प्रधानमंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्ति या संस्था का नेता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष ही नहीं, डाइट का भी नेता है। डाइट बहुमत से प्रधानमंत्री को चुनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर केवल सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है। अगली शक्ति बताई है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया है। पूर्वगामी संविधान के अंतर्गत, जैसा कि यानागा ने लिखा है कि सम्राट को मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा पृथक रूप से परामर्श देते हैं। मंत्रिमंडल का सम्राट के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व न था। फलस्वरूप प्रधानमंत्री कैबिनेट का निर्माता अथवा सर्वोच्च न होकर भिन्न भिन्न मंत्रियों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण हो गया है। पहले जो आज प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियां हैं वो पहले सम्राट के पास बताई गई हैं। इसलिए बताया है कि अब जो सम्राट के पास था वो सारा प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण हो गया है, और वह किसी भी मंत्री को हटा भी सकता है और रख भी सकता है। ये कार्य सम्राट का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का ही कार्य है। प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और भी सुदृढ़ कर दी गई है। कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेशों एवं विधियों पर संबंधित मंत्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक बताया गया है। प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं? मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्री की नियुक्ति करता है, सम्राट तो केवल उन्हें पुष्टि कर देता है। प्रधानमंत्री ही उन मंत्रियों में काम का बंटवारा करता है, यानी प्रधानमंत्री का ही मतलब सारा जो बताया गया है वो कार्य मंत्रिमंडल में बताया गया है। विभाग का वितरण करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी विभागों की निगरानी रखता है और उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहयोग न करे या उनके आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो प्रधानमंत्री उसे पद से हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह ही निश्चित करता है कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, कहाँ होगी और उसमें क्या कार्यसूची अथवा विचार करने योग्य विषय
होंगे। मंत्रिमंडल की सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय तभी मान्य समझा जाता है जब उस पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर हो जाए। वह अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में उलटफेर कर सकता है। यानी जो भी शक्ति बताई गई है वो सारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित बताई गई है। जापान के संविधान में यही कहा गया है कि मेजी संविधान जो था उससे पहले क्या था कि जो भी शक्तियाँ थी, जो भी कार्य था वो सम्राट में निहित था, लेकिन अब मेजी संविधान के बाद में वर्तमान में जो भी शक्तियाँ सम्राट में निहित थी वो आज प्रधानमंत्री में निहित बताई गई है। दल से संबंधित शक्तियाँ, यानी प्रधानमंत्री शासन प्रधान होने के अलावा बहुमत दल का क्या होता है? वो नेता भी होता है और उस दल का प्रतीक माना जाता है और आम चुनाव प्राय उसी के व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर लड़ा जाता है। डाइट में बहुमत दल के समर्थक पर ही वह और उसका मंत्रिमंडल शासन की गृह तथा विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करता है। दलीय संगठन के कारण ही दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधित्व तथा बहुमत दल का वरिष्ठ नेता होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्थान सर्वोच्च होता है। दल का शीर्ष नेता होने के कारण प्रधानमंत्री ही अपने दल में एकता, अनुशासन तथा समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भाग लेता है। एक लोक नायक के रूप में वह अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा लोकमत को नई दिशा प्रदान करता है। यानी सारा जो एकता है, सामंजस्य है, अनुशासन है, ये सारा जो कार्य है ये महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री में ही बताया गया है कि वह लोकमत के कई नई दिशा भी प्रदान करता है, तो वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, प्रधानमंत्री और सम्राट मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है। मंत्रिमंडल से संबंधित आवश्यक बातों की सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री ही देता है। यानी प्रधानमंत्री और सम्राट के बीच की कड़ी है कि जो भी कोई कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही सम्राट को पता होता है, इसलिए ये दोनों आपस में सामंजस्य बना के रखते हैं। डाइट के नेता के रूप में कार्य, प्रधानमंत्री डाइट का मुख्य प्रतिनिधित्व सभा का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम सुवक्ता नीति का स्रोत है। शासन की नीतियों से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। डाइट के नेता होने के कारण वह विधियों के निर्माण, वार्षिक बजट की तैयारी, सदन की कार्यवाही तथा उसमें व्यवस्था बनाए रखने की संबंध में पथ प्रदर्शन करता है। यानी जो भाषण प्रधानमंत्री का होता है उसी के अंदर ही वार्षिक जो बजट तैयार किया जाता है वो प्रधानमंत्री की निगाहों में होता है। विधियों का निर्माण होता है, सदन की और भी कोई कार्यवाही की जाती है, व्यवस्था बनाए रखने का जो भी कोई कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के निर्देश में ही किया जाता है। नियुक्ति पर अधिकार, प्रधानमंत्री को उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त है। यदि वह इस संबंध में अन्य मंत्रियों से विचार विमर्श करता है फिर उसमें निर्णय अंतिम होता है। यानी विचार विमर्श करता है लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। वह वैदेशिक नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस संबंध में उसके शब्द अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। संकटकालीन अधिकार, जापान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में संकटकालीन शक्तियों मंत्रिमंडल को प्राप्त है। मंत्रिमंडल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री पर ही संकटकालीन स्थितियों को संभालने का, संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग का दायित्व प्रधानमंत्री को ही सौंपा गया है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जापान के संविधान में आपने पढ़ा है कि जो सम्राट में जो शक्तियां प्रदान थी, जो सम्राट को जो शक्तियां दी गई थी वह शक्तियां सारी प्रधानमंत्री में ही, जैसे अपन अपने भारत में भी देखते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। जो भी कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार से जापान में भी प्रधानमंत्री को ही सारा कार्य सौंपा गया है। मंत्रिमंडल का, दल से संबंधित शक्तियाँ, सम्राट की, मंत्रिमंडल की बीच की जो भी कड़ी है, डाइट के नेता का कार्य, मंत्रिमंडल के संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो सारी प्रधानमंत्री में ही निहित है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।